नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। लखनऊ में एक टेरा खास नाम का गांव पड़ता है और इसी टेरा खास गांव में रहने वाला प्रमोद सिंह इस गांव के अंदर एक मेडिकल शॉप का काम किया करता था। वह अच्छी खासी दवाइयां बेच लिया करता था। कम दाम पर ज्यादा दवाइयां बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा लिया करता था, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग दवाइयां खरीदने के लिए प्रमोद सिंह की दुकान पर ही आया करते थे। प्रमोद सिंह के पास सांस लेने तक का समय नहीं होता है, इतने ज्यादा ग्राहक इसकी दुकान पर आया करते थे। प्रमोद सिंह ने इसी दुकान के बलबूते पर 2-3 अच्छे खासे प्लॉट खरीद लिए थे और आलीशान सा घर भी बना लिया था। प्रमोद सिंह सुबह के करीब 7 बजे के आसपास अपनी इस दुकान पर आ जाया करता था। रात के करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास अपने घर पर जाया करता था। प्रमोद सिंह के अंदर सबसे बड़ी कमी यही होती है कि यह अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था, लेकिन फिर भी प्रमोद सिंह अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया करता था। अब प्रमोद सिंह के परिवार में इसकी धर्मपत्नी होती है, जिसका नाम कल्पना होता है। कल्पना जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और सुंदर महिला होती है। लेकिन कल्पना का जो पति प्रमोद होता है, बहुत ही काले रंग का होता है, जिसकी वजह से इसकी पत्नी हमेशा इससे परेशान रहती थी। कल्पना हमेशा इस बात को सोचती थी कि उसके पति का रंग बहुत काला है। जब भी कल्पना अपने पति के साथ किसी शादी में या किसी पार्टी में जाया करती थी, तो वह अपने आप को नीचा महसूस किया करती थी। इसी वजह से जो कल्पना होती है, अपने पति को बहुत कम पसंद किया करती थी। वह अपने पति में दिलचस्पी ही नहीं रखा करती थी। कल्पना को गैर मर्दों में काफ़ी दिलचस्पी होती है। जहाँ भी उसको हैंडसम नौजवान मर्द नज़र आ जाता था, बस वहीं फिसल जाया करती थी। कल्पना ने अब अपने मन में ठान लिया था कि उसका पति तो सुबह के करीब 7 बजे के आसपास दुकान पर चला जाता है। रात के करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वो घर पर आता है। कल्पना अपने घर में कामकाज किया करती थी, अकेली रहती थी। अब कल्पना का जो मन है वो घर में बिल्कुल भी नहीं लगता था। कल्पना को अब अपना अकेलापन महसूस होने लग जाता है। कल्पना अब किसी गैर मर्द के बारे में सोचना शुरू कर देती है। एक दिन कल्पना कपड़े सुखाने के लिए जैसे ही वो ऊपर चौबारे पर जाती है, तो उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ जाती है। उस लड़के का नाम राजीव होता है। राजीव जिसने 2 साल पहले 12वीं कक्षा पास कर ली थी, इस समय वो कारखाने में मजदूरी का काम किया करता था। और जैसे ही ये महिला कल्पना देवी इस लड़के राजीव को देखती है, तो इस पर मेहरबान हो जाती है, इसकी तरफ आकर्षित होने लग जाती है। राजीव भी इस महिला को काफ़ी पसंद करने लग जाता है। धीरे-धीरे करके दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है, दोनों में प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। लेकिन आगे चलकर भविष्य में जो प्रमोद की पत्नी होती है, वह 2 बड़े-बड़े कांड करने वाली थी, जिसके बारे में इसका पति प्रमोद कुछ भी नहीं जानता था। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है, 5 जनवरी 2026 का दिन। रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। प्रमोद थक-हार कर अपने घर पर आता है। प्रमोद आज बहुत ज़्यादा थक चुका था। इसके बाद प्रमोद अपनी पत्नी कल्पना को कहने लगता है कि कल्पना, आजकल दुकान पर बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है और मैं अकेला दुकान सँभालता हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत थक जाता हूँ। मैं किसी ऐसे लड़के की तलाश कर रहा हूँ, जो मेरी काम में मदद कर सके। उसी समय कल्पना कहने लगती है कि हमारे पड़ोस में एक राजीव नाम का लड़का रहता है। उसने 12वीं कक्षा पास कर रखी है और इस समय वो कारखाने में काम करता है। तुम उससे बातचीत करके देखो, अगर वह लड़का तुम्हारे दुकान पर काम करना चाहे तो काम कर सकता है। अब इसके बाद प्रमोद अपनी पत्नी कल्पना को कहने लगता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। जैसे ही सुबह होगी तो मैं उस लड़के से बातचीत करके देखता हूँ। और इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है। जैसे ही अगला दिन होता है, तो सुबह के करीब 7 बजे के आसपास प्रमोद उस लड़के राजीव के पास चला जाता है और राजीव को कहने लगता है कि राजीव, तुम ये मेहनत मजदूरी का काम करना बंद कर दो। तुमने 12वीं कक्षा पास कर रखी है, तुम ऐसा करो, मेरी दुकान पर काम करना शुरू कर दो। हर महीने के तुम्हें 10 से 12 हज़ार रुपये दे दिया करूँगा। राजीव जैसे ही प्रमोद की इन सारी बातों को सुनता है, तो तुरंत मान जाता है। राजीव अपने मन में सोचने लग जाता है कि इसके घर में इसकी खूबसूरत और सुंदर पत्नी भी है और मैं उससे भी मिल लिया करूँगा। जब ऐसी-ऐसी बातें राजीव अपने मन में सोच रहा होता है, तो तुरंत मान जाता है। इसके बाद प्रमोद कहने लगता है कि तुम कल से ही मेरे दुकान पर आना शुरू कर दो। और इस तरह से राजीव अब हर रोज़ इसकी दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। 10-15 दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है, 16 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास प्रमोद अपनी दुकान पर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जो लड़का राजीव होता है, वो भी दुकान पर आ जाता है। कुछ ग्राहक भी आते हैं और फिर वो दवाइयाँ खरीदते हैं और इसकी दुकान से चले जाते हैं। लेकिन उसी समय जो प्रमोद की पत्नी कल्पना होती है, वह देखती है कि उसका पति आज टिफ़िन भूल चुका होता है। खाने का टिफ़िन घर पर ही छूट गया था। इसके बाद कल्पना अपने पति प्रमोद के पास फ़ोन कॉल करती है और कहती है कि आज तुम खाना घर पर छोड़कर चले गए हो।
इस टिफ़िन को किसी न किसी तरीके से अपनी दुकान पर मँगवा लो। अब इसके बाद प्रमोद अपने उस नौकर राजीव को कहने लगता है कि राजीव, देखो आज मैं खाने का टिफ़िन घर भूल चुका हूँ। तुम जल्दी से मेरे घर पर जाओ और खाने का टिफ़िन लेकर जल्दी से दुकान पर आ जाना। इसके बाद राजीव तुरंत इस दुकान से बाहर निकलता है और वह प्रमोद के घर पर पहुँच जाता है। प्रमोद के घर पहुँचने पर वह दरवाजे पर दस्तक देता है और फिर इसके बाद जो प्रमोद की पत्नी कल्पना होती है, घर का दरवाज़ा खोल देती है। कल्पना ने आज पारदर्शी कपड़े पहन रखे थे, जिसमें वह काफ़ी खूबसूरत भी दिख रही होती है। और जैसे ही इस राजीव की नज़रें प्रमोद की पत्नी कल्पना पर पड़ती है, तो राजीव इसको ऊपर से नीचे की तरफ देखता रह जाता है। राजीव इसकी खूबसूरती और सुंदरता को लगातार देख रहा होता है। और जैसे ही कल्पना भी अब राजीव को देखती है, तो कहने लगती है कि तुम घर के अंदर आ जाओ। और इस तरह से राजीव घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद राजीव कल्पना को कहता है कि आज मालिक खाना ले जाना भूल गया था, मैं खाना लेने आया हूँ। इसके बाद कल्पना अपने नौकर राजीव को कहने लगती है कि राजीव, तुम ये खाना दुकान पर पकड़ाने के बाद वापस घर पर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अब जैसे ये बात कही जाती है, तो राजीव इस अपनी मालकिन का इशारा तुरंत समझ जाता है। राजीव इसके बाद घर से खाने का टिफ़िन लेता है और फिर से दुकान पर आता है। अपने मालिक प्रमोद को खाना देता है और कहता है कि मुझे अपने घर पर ज़रूरी काम है, मैं आधा घंटे में वापस आ जाऊँगा। प्रमोद कहता है कि तुम जा सकते हो, लेकिन जल्दी आ जाना। और इसके बाद ये लड़का राजीव तुरंत इस दुकान से फिर से बाहर निकलता है। यह फिर से इस महिला के घर पर वापस आ जाता है और फिर इसके बाद ये महिला जो कल्पना होती है, इस लड़के राजीव को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। घर का मुख्य दरवाज़ा पहले ही बंद कर लिया जाता है और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच इन दोनों की मर्ज़ी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। राजीव और कल्पना इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक इन दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं। और जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है, तो कल्पना इस लड़के राजीव को कुछ पैसे देती है और कहती है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो मेरे घर पर वापस आते रहना। राजीव भी मान जाता है। इसके बाद ये कल्पना इस राजीव का फ़ोन नंबर लेती है और फ़ोन नंबर लेने के बाद अपना मोबाइल फ़ोन नंबर राजीव को भी देती है। और इस तरह से ये सारा काम खत्म करने के बाद राजीव इसके घर से बाहर निकल कर चला जाता है। इस तरह से इस नौकर और इस मालकिन का जो प्रेम प्रसंग होता है, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। अब तो जब भी कल्पना का मन करता था, वह राजीव के पास फ़ोन कॉल किया करती थी। राजीव को अपने घर पर बुला लिया करती थी। उसके साथ वक़्त गुज़ारने के बाद उसको कुछ पैसे दे दिया करती थी। और इस तरह से इन दोनों की जो इच्छाएँ हैं, वो पूरी होने लग जाती हैं। इस लड़के राजीव को पैसे मिलने लग जाते हैं। दूसरी तरफ इस महिला कल्पना देवी को सुख मिलने लग जाता है। और इस तरह से इनका प्रेम प्रसंग जो है काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। लेकिन जो कल्पना होती है, वो इस बात को नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन कल्पना के साथ तो जो होना है वो बाद में होता है। इससे पहले कल्पना एक दूसरी बड़ी घटनाक्रम को अंजाम देने के बारे में सोचना शुरू कर देती है। लेकिन कल्पना एक ऐसी महिला होती है जो अपने प्रेमी राजीव के होते हुए भी किसी तीसरे मर्द के बारे में सोचना शुरू कर देती है। और इस तरह से एक तारीख आ जाती है 25 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 7:30 बजे के आसपास हर रोज की तरह प्रमोद सिंह अपने घर से तैयार होकर अपनी दुकान पर चला जाता है। दूसरी तरफ नौकर राजीव भी उस दुकान पर आकर कामकाज में व्यस्त हो जाता है। अब प्रमोद की पत्नी कल्पना अपने घर पर बिल्कुल अकेली रह जाती है। कल्पना घर के कामकाज खत्म करने के बाद सोचने लग जाती है कि मुझे शायद अब अपने सारे कपड़े धो लेने चाहिए। और इस तरह से कल्पना अपने घर के कपड़ों को वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देती है। जैसे ही वॉशिंग मशीन चलाना शुरू करती है, तो वॉशिंग मशीन काम नहीं करती है। दरअसल वॉशिंग मशीन खराब हो चुकी होती है। अब कल्पना सोचने लग जाती है कि वॉशिंग मशीन तो खराब हो चुकी है, क्यों ना अपने पति के पास फ़ोन कॉल किया जाए और उसको बता दिया जाए कि वॉशिंग मशीन खराब हो चुकी है, इसको जल्दी से ठीक करवा दो। कल्पना उसी समय अपना मोबाइल फ़ोन उठाती है और अपने पति प्रमोद के पास फ़ोन कॉल करती है। प्रमोद को बताया जाता है कि वॉशिंग मशीन खराब हो चुकी है और आज के आज ही इसको जल्दी से ठीक करवा दो, नहीं तो फिर गंदे कपड़े ही पहनकर तुम्हें दुकान पर जाना पड़ेगा। अब जैसे ये बात कही जाती है, तो प्रमोद कहने लगता है कि अभी मैं गाँव के मिस्त्री पंकज के पास फ़ोन कॉल करता हूँ। थोड़ी देर में पंकज घर पर आकर वॉशिंग मशीन ठीक कर देगा। और इस तरह से फ़ोन कॉल काट दिया जाता है। इसके बाद जो प्रमोद होता है, वह गाँव के ही एक मिस्त्री पंकज के पास फ़ोन कॉल करता है। पंकज को कहता है कि हमारे घर की वॉशिंग मशीन खराब हो चुकी है, उस वॉशिंग मशीन को तुम्हें ठीक करना है। पंकज कहता है कि मैं 1 घंटे के अंदर-अंदर आपके घर पर पहुँच जाऊँगा। और इस तरह से फ़ोन कॉल काट दिया जाता है। करीब 1 घंटे का वक़्त गुज़र जाता है। पंकज मिस्त्री घर पर वॉशिंग मशीन ठीक करने नहीं आता है।
इसके बाद फिर से कल्पना देवी अपने पति प्रमोद के पास फ़ोन कॉल करती है और प्रमोद फिर इसके बाद पंकज के पास फ़ोन कॉल करता है। पंकज कहता है कि मैं अभी 10 मिनट के अंदर तुम्हारे घर पर आता हूँ और इस तरह से पंकज अब प्रमोद के घर पर पहुँच जाता है। प्रमोद के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर इसके बाद कल्पना घर का दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही कल्पना घर का दरवाज़ा खोलती है तो पंकज की नज़रें प्रमोद की पत्नी कल्पना पर पड़ती है। कल्पना काफ़ी खूबसूरत महिला होती है और पंकज को जैसे ही इसकी खूबसूरती और सुंदरता नज़र आती है तो पंकज की नीयत खराब हो जाती है। पंकज अपने मन में सोचने लग जाता है कि महिला तो देखने में काफ़ी खूबसूरत और सुंदर है, लेकिन पंकज नहीं जानता था कि ये महिला कल्पना देवी उससे भी 4 कदम आगे है। और इस तरह से कल्पना भी इस पंकज मिस्त्री को कहती है कि तुम घर के अंदर आ जाओ और हमारी वॉशिंग मशीन ठीक कर देना। इसके बाद पंकज घर के अंदर आता है, वॉशिंग मशीन देखता है और कहता है कि आधे घंटे में ठीक हो जाएगी। और इसके बाद पंकज उस वॉशिंग मशीन को ठीक करना शुरू कर देता है। लगभग आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है, वॉशिंग मशीन बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। अब इसके बाद जो कल्पना होती है वो कहती है कि वॉशिंग मशीन तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तुम अपनी मजदूरी हमें बता दो। इसके बाद पंकज कहने लगता है कि मजदूरी मेरी 600 रुपये बनी है, लेकिन कल्पना उसी समय इसको 1000 रुपये देती है। लेकिन इसके बाद ये महिला कल्पना देवी अब इस पंकज को कहने लग जाती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें ज़्यादा पैसे दिए हैं। तुम्हें तो पता है कि मेरे पति सुबह दुकान पर चले जाते हैं, रात को ही वो घर पर वापस आते हैं। लेकिन रात को घर पर आने के बाद वो फिर मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं और इस तरह से पंकज जब सब कुछ समझ जाता है। लेकिन ये महिला कहती है कि मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ, मेरा अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। जब ऐसी-ऐसी बातें पंकज को कही जाती है तो पंकज का भी पाँव फिसलने में देर नहीं लगती है। पंकज तुरंत खुश हो जाता है और फिर इसके बाद ये महिला देखते ही देखते अपने घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर लेती है। कल्पना अब इस पंकज का हाथ खींचकर इसको अपने बेडरूम के अंदर ले जाती है और फिर इसके बाद इन दोनों की रजामंदी से इस बंद कमरे के अंदर गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं और ये दोनों मिलकर इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक इन दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, दोनों के मन की शांति पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे इन दोनों की ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो इसके बाद कल्पना इस पंकज को कहती है कि अपना मोबाइल फ़ोन नंबर मुझे दे दो और फिर इसके बाद पंकज इसको अपना फ़ोन नंबर देता है। इसके बाद कल्पना भी इसको अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दे देती है और इस तरह से अब ये महिला कल्पना देवी इस पंकज को कुछ और भी पैसे देती है और पैसे लेने के बाद ये पंकज इस घर से बाहर निकल जाता है और फिर ये महिला अपने मन में खुश हो जाती है और इस तरह से इस महिला ने 2 प्रेमियों को अपने जाल में फंसा लिया था, लेकिन इससे भी इसकी दाल गलने वाली नहीं होती है। अब तो ये महिला किसी न किसी तरीके से कोई न कोई बहाना ढूँढती रहती थी कि ये पंकज मिस्त्री मेरे घर पर आता-जाता रहे। 2-3 दिनों का वक़्त गुज़र जाने के बाद ये महिला फिर से अपनी वॉशिंग मशीन को जानबूझकर ख़राब करती है और फिर से उस पंकज मिस्त्री के पास फ़ोन कॉल करती है और पंकज मिस्त्री फिर से इसके घर पर आता है और इसके घर पर आने के बाद इसके साथ अपना वक़्त गुज़ारता है। ये महिला इसको कुछ पैसे देती है और अब तो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से ये महिला पंकज मिस्त्री को लगातार बुलाती रहती है। पंकज मिस्त्री भी इसके घर पर आता-जाता रहता है। इन दोनों का प्रेम काफ़ी परवान चढ़ जाता है और इस तरीके से कुछ दिनों का वक़्त गुज़र जाता है और एक तारीख़ आ जाती है 5 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 7 बजे के आस-पास का वक़्त होता है। कल्पना भी अपने घर के काम-काज कर रही होती है। दूसरी तरफ प्रमोद अपने घर से दुकान पर जाने के लिए तैयार होता है। खाना खाने के बाद वह दुकान पर भी आ जाता है। 15-20 मिनट का वक़्त गुज़रने के बाद राजीव नौकर भी दुकान पर आ चुका होता है और इस तरह से प्रमोद और राजीव दोनों काम-काज में व्यस्त हो जाते हैं। करीब 1 घंटे का वक़्त गुज़रने के बाद जब प्रमोद अपनी जेब में अपना फ़ोन देखता है तो फ़ोन नहीं मिलता है, क्योंकि आज प्रमोद अपना फ़ोन घर पर भूल चुका होता है। इसके बाद प्रमोद अपने नौकर राजीव से फ़ोन माँगता है। राजीव उसको अपना फ़ोन देता है और फिर जो प्रमोद होता है अपनी पत्नी कल्पना के पास फ़ोन कॉल करता है और कल्पना को कहता है कि मैं राजीव नौकर को घर पर भेज रहा हूँ। मैं अपना फ़ोन घर पर भूल चुका हूँ। इसको मेरा मोबाइल फ़ोन दे देना और इस तरह से फ़ोन कॉल काट दिया जाता है। इसके बाद प्रमोद अपने नौकर राजीव को कहता है कि राजीव मेरा फ़ोन घर पर छूट गया है, तुम ऐसा करो मेरे घर से मेरा फ़ोन लेकर आओ और इसके बाद राजीव इस दुकान से बाहर निकलता है। थोड़ी देर में वह अब प्रमोद के घर पर पहुंच जाता है। प्रमोद के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर कल्पना देवी घर का दरवाज़ा खोलती है। कल्पना देखती है कि सामने उनका जो नौकर राजीव होता है वो खड़ा होता है। राजीव कल्पना को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और इसके बाद वह कल्पना को कहता है कि जो मेरा मालिक प्रमोद है वो अपना फ़ोन घर पर भूल गया है, मैं फ़ोन लेने आया हूँ।
जो कल्पना होती है उसी समय इस नौकर राजीव को घर के अंदर लेती है, घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर लेती है और कहती है कि मेरे साथ वक़्त गुज़ार कर जाना है। वहाँ पर ये लड़का जो राजीव होता है, इसके साथ वक़्त गुज़ारने के लिए तैयार हो जाता है और फिर इसके बाद ये कल्पना इस अपने नौकर राजीव को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। इन दोनों की रजामंदी से इन दोनों के बीच गलत काम होना शुरू हो जाता है। वो दोनों मिलकर इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक दोनों का मन नहीं भर जाता है और जैसे इन दोनों का ये काम खत्म होता है तो इसके बाद जो राजीव नौकर होता है, वो अपने मालिक प्रमोद का फ़ोन लेकर इस घर से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही ये घर से बाहर निकल रहा होता है तो उसी समय जो पंकज मिस्त्री होता है वो भी इसके घर के सामने खड़ा होता है। पंकज मिस्त्री ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद पंकज मिस्त्री अब सीधे ही इस महिला कल्पना के घर में आता है और कल्पना को कहता है कि तुम्हारा जो नौकर राजीव है बंद कमरे के अंदर क्या काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कल्पना देवी पंकज मिस्त्री को कई बातें सुना देती है। वह कहती है कि अगर मैं किसी के साथ अपना वक्त गुजारती हूँ तो इसमें तुम्हें कोई भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। पंकज कहता है कि सिर्फ तुम मेरे साथ वक्त गुजारती हो, तुम इस नौकर राजीव के साथ क्यों अपना वक्त गुजारती हो। इस तरह से इन दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये महिला इस पंकज मिस्त्री को काफ़ी डाँट देती है, काफ़ी फटकार देती है। इस बात से पंकज मिस्त्री को काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है। पंकज मिस्त्री उसी समय इसके घर से बाहर निकलता है। बीच रास्ते में पंकज मिस्त्री सोचने लग जाता है कि ये महिला तो हद से आगे गुजर चुकी है, ये ऐसे मानने वाली नहीं है। पंकज मिस्त्री अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये बात इसके पति को बता देनी चाहिए। पंकज उसी समय अब प्रमोद की दुकान पर आ जाता है। प्रमोद को आवाज़ देकर एकांत में बुलाता है और इस तरह से अब पंकज प्रमोद को कहने लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ही नौकर राजीव के साथ वक्त गुजारती है। आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जैसे ये बात कही जाती है तो इस बात पर प्रमोद को बहुत गुस्सा आने लग जाता है। प्रमोद पंकज को कहता है कि पंकज, तुम मेरे बसे बसाए घर में आग लगाने की कोशिश कर रहे हो, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन पंकज अपनी जिद पर अड़ जाता है। पंकज कहता है कि आज मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है। कहीं न कहीं अब प्रमोद भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि शायद पंकज काफ़ी हद तक सही है और इस तरह से पंकज की बातों पर यकीन करके अब प्रमोद अपनी पत्नी और अपने नौकर राजीव पर नज़रें रखना शुरू कर देता है। इस तरीके से कुछ दिनों का वक़्त गुज़र जाता है और एक तारीख आ जाती है 15 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आस-पास प्रमोद अपनी दुकान पर बैठा होता है। दूसरी तरफ आज नौकर राजीव थोड़ा लेट हो जाता है। जैसे ही नौकर राजीव दुकान पर आता है तो प्रमोद कहने लगता है कि राजीव, आजकल तुम ज़रा लेट आते हो, जल्दी दुकान पर आया करो। राजीव कहता है कि घर पर छोटे-मोटे काम-काज होते हैं, वो सारे काम-काज खत्म करने के बाद ही मैं दुकान पर आता हूँ। और इस तरह से अब प्रमोद और राजीव दोनों काम-काज में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ ग्राहक दुकान पर दवाइयाँ खरीदने आते हैं, दवाइयाँ खरीदने के बाद अपने-अपने घरों पर चले जाते हैं। करीब 2 घंटे तक लगातार ये दोनों मालिक और नौकर दुकान पर काम-काज करते रह जाते हैं और इस तरह से करीब लगभग 10:30 बजे के आस-पास का वक़्त हो जाता है। उसी समय राजीव के फ़ोन की घंटी बजती है और जैसे ही राजीव फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ जो कल्पना होती है वो अपने इस नौकर राजीव को कहने लगती है कि राजीव, देखो आज मैं शहर में जा रही हूँ, मुझे कुछ कपड़े भी खरीदने हैं और तुम्हारे साथ वक़्त भी गुज़ारना है। तुम ऐसा करो, अपने मालिक से छुट्टी ले लो और फिर मेरे साथ शहर में चलो। राजीव तुरंत मान जाता है। राजीव कहता है कि तुम घर से निकल कर बस स्टैंड पर आ जाओ, मैं तुम्हें बस स्टैंड पर ही मिलूँगा और इस तरह से फ़ोन कॉल काट दिया जाता है। इसके बाद राजीव अपने मालिक प्रमोद को कहने लगता है कि मुझे घर पर आज बहुत ज़रूरी काम है, मुझे घर पर जाना है और मैं 2-4 घंटों में वापस आ जाऊँगा। प्रमोद अपने मन में सोचने लग जाता है कि आजकल ये नौकर बहुत छुट्टियाँ लेता है, ऐसा ये क्या ज़रूरी काम करता है और वैसे भी आजकल प्रमोद इस नौकर पर नज़र रख रहा होता है। दूसरी तरफ अपनी पत्नी पर भी लगातार नज़र रख रहा होता है। लेकिन प्रमोद फिर भी अपने नौकर राजीव को कहता है कि जल्दी से वापस आ जाना और इस तरह से राजीव को छुट्टी मिल जाती है। राजीव उसी समय इस दुकान से बाहर निकलता है। वह अपने एक दोस्त से मोटरसाइकिल माँगता है और बस स्टैंड पर पहुँच जाता है। दूसरी तरफ कल्पना पहले ही बस स्टैंड पर पहुँच चुकी होती है और इसके बाद कल्पना इस अपने नौकर राजीव की मोटरसाइकिल पर बैठकर शहर की तरफ चल पड़ती है। कुछ मिनटों का वक़्त गुज़रने के बाद नौकर राजीव इस महिला कल्पना को लेकर शहर में चला जाता है। शहर में जाने के बाद ये दोनों काफ़ी देर तक किसी होटल की तलाश करते हैं। होटल की तलाश तब खत्म हो जाती है जब इन दोनों को एक होटल मिल जाता है। होटल मिल जाने के बाद ये राजीव, नौकर और कल्पना उस होटल में जाते हैं। कल्पना होटल के मालिक से मिलती है, वहाँ पर अपनी आईडी कार्ड दिए जाते हैं और फिर इसके बाद इस होटल के अंदर एक कमरा बुक कर लिया जाता है और फिर इसके बाद ये दोनों ही उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। कमरे के अंदर जाने के बाद इन दोनों के बीच गलत काम होना शुरू हो जाता है।
दूसरी तरफ जो इसका पति प्रमोद होता है, वो भी लगातार अपनी पत्नी और नौकर पर नज़रें रख रहा होता है। इसके बाद प्रमोद अपनी पत्नी कल्पना के पास फ़ोन कॉल करता है और कल्पना से पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो? तभी कल्पना कहती है कि आज मैं शहर में आई हुई हूँ, मुझे कुछ अपने लिए ज़रूरी कपड़े खरीदने थे। और जैसे ये बात कही जाती है तो प्रमोद का माथा ठनक जाता है। अब प्रमोद मोटरसाइकिल लेकर अपनी दुकान से बाहर निकलता है और सीधे ही वह राजीव के घर पर पहुंचता है। राजीव के माता-पिता से बातचीत की जाती है। राजीव के माता-पिता कहने लगते हैं कि वो तो अपने दोस्त की एक मोटरसाइकिल लेकर शहर में गया है, उसे कुछ ज़रूरी काम है। और इस तरह से अब प्रमोद को इस बात पर यकीन हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी और उसका नौकर दोनों गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। इसके बाद प्रमोद अपनी दुकान पर वापस आ जाता है और फिर वह अपने एक सबसे अच्छे मित्र गुरु के पास फ़ोन कॉल करता है। गुरु को कहता है कि गुरु, तो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर मेरी दुकान पे आ जा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। गुरु इसका सबसे अच्छा मित्र होता है और उसी समय गुरु अपनी पिस्तौल लेकर इसकी दुकान पर आ जाता है। जैसे ही दोनों दोस्त बैठ जाते हैं तो फिर प्रमोद अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। प्रमोद कहता है कि मेरी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी है और वह मेरे नौकर के साथ आज शहर में गई है। गुरु कहने लगता है कि देखो, जब तक तुम्हें इस बात का यकीन ना हो जाए कि वह अपने नौकर के साथ गई है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन प्रमोद कहता है कि तुम अपनी रिवॉल्वर मुझे दे दो। गुरु कहता है कि देखो, रिवॉल्वर तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइसेंसी रिवॉल्वर है। इसके बाद गुरु अपने इस दोस्त को कहने लगता है कि मेरे पास एक दूसरी रिवॉल्वर है, जो कि लाइसेंसी रिवॉल्वर नहीं है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन तुम अपनी पत्नी के खिलाफ तभी कुछ एक्शन लेना जब तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि तुम्हारी पत्नी अपने नौकर के साथ गई है। और इस तरह से प्रमोद अपने दोस्त की सारी बातों को मान लेता है। प्रमोद यहीं पर नहीं रुकता है, वह अपने दोस्त गुरु के घर पर जाता है और उससे एक दूसरी रिवॉल्वर भी ले लेता है। रिवॉल्वर लेने के बाद वह अपनी दुकान पर आता है। देखते ही देखते दिन गुजर जाता है। शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। आज प्रमोद बड़ी जल्दी ही अपने घर पर चला गया था और जैसे ही 6:30 बजे के आसपास प्रमोद की पत्नी कल्पना शहर से वापस लौटती है तो वह देखती है कि घर के अंदर उसका पति बैठा होता है। उसके हाथ में एक पिस्तौल होती है। पिस्तौल को देखकर कल्पना काफ़ी डर जाती है। इसके बाद इसका पति इस महिला कल्पना को पूछने लगता है कि कल्पना, मुझे सारी बातें सच-सच बताना कि आज तुम किसके साथ और कहाँ पर गई थी? अब जैसे ही प्रमोद अपनी पत्नी कल्पना की तरफ पिस्तौल तान देता है तो कल्पना सच-सच बताना शुरू कर देती है। वह कहती है कि मैं अपने 2 प्रेमियों के साथ वक़्त गुज़ारती हूँ। आज मैं अपने नौकर राजीव के साथ एक होटल में गई थी और अपना वक़्त गुज़ार कर आई हूँ। जैसे ये बात कही जाती है तो इस बात पर प्रमोद को बड़ा गुस्सा आने लग जाता है। प्रमोद सोचने लग जाते हैं कि उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है। कल्पना इसके बाद कहती है कि इस गाँव में एक मिस्त्री है जिसका नाम पंकज है, वो भी मेरे साथ वक़्त गुज़ारता है। अब तो प्रमोद का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका होता है। प्रमोद उसी समय उस पिस्तौल की जो 3 गोलियाँ हैं अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर मार देता है, जिसके कारण इसकी पत्नी मौके पर ही अपना दम तोड़ देती है। ये लड़का प्रमोद यहीं पर नहीं रुकता है, वह उस लड़के राजीव की भी हत्या करता है। उसको भी 2 गोलियाँ मारता है और फिर 1 घंटे का वक़्त गुज़रने के बाद वह पंकज नाम मिस्त्री को भी 1 गोली मारता है। और इस तरह से इस गाँव के अंदर 3 लाशें बिछा दी जाती हैं। पूरे गाँव में हाहाकार मच जाता है। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचती है, तीनों के शव को बरामद करती है और यहाँ पर प्रमोद को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रमोद से पूछताछ शुरू कर दी जाती है। प्रमोद अपनी बीती हुई पूरी कहानी पुलिस के सामने रखता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। वह इस गाँव के मर्दों के साथ अपना वक्त गुजारने लगी थी और इन 2 लड़कों के साथ भी आजकल वो वक्त गुजार रही थी। इसलिए मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस इसके बाद इसके खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है। ये बात भविष्य में छिपी है कि जज साहब प्रमोद को आखिरकार क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इस प्रमोद ने अपनी पत्नी और उन 2 लड़कों के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।